ग्रेविटेशन के नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं संजीव सर फिजिक्स और हम सब बात करने वाले हैं आज मास के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास के बारे में, वेट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेट के बारे में, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून के बारे में, एंड फाइनली डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो इससे पहले अपलोड किए गए हैं। उन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो ये वीडियो आपको स्मूथली समझ में आएगा। सो आप उन वीडियोस को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब बात करने वाले हैं मास के बारे में। मास क्या है? तो सबसे पहले मास को हम सब डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैटर जनरली क्लास 9th में जब आप पढ़ते हैं तो 3 आपको मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा 2 पार्ट और होते हैं मैटर के। एक होते हैं प्लाज्मा और एक होते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। तो 5th स्टेट ऑफ मैटर तक होता है। अभी आप जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो ये जो मैटर बने होते हैं वो मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और हर एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल का अपना मास होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि मास क्या है? तो मास टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। तो मास को सबसे पहले हम सब डिफाइन करेंगे। मास क्या है? मास टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इनक्लोज्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इनक्लोज्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कितने हैं? मैटर कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन आपको पता है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा 2 स्टेट और है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ प्लाज्मा। ठीक है, किसी भी गैस को बहुत ज्यादा जब गर्म कर दिया जाए तो प्लाज्मा में बदलता है, ये स्टार में होते हैं। और नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो किसी भी गैस को बहुत ज्यादा जब ठंडा कर दिया जाए तब ये स्टेट मिलता है। तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अभी आपको मैटर नहीं पढ़ना है, मैटर तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो मैटर में 3 स्टेट जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो अब आप पढ़ेंगे 5th स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर के 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो किसी भी मैटर में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर उनका मास, वो टोटल मास होगा। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इनक्लोज्ड इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है? मास का एसआई यूनिट केजी होता है, स्मॉल के स्मॉल जी, है ना, किलोग्राम। क्वांटिटी कैसा है? ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये आपका होता है स्केलर। हम सब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मास का, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है। मास के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मास जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये स्केलर है, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास। सो पहला, mass of an object is proportional to, means directly proportional to quantity of matter,
मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है वही उसका मास होगा। ज्यादा मैटर ज्यादा मास, कम मैटर कम मास, ठीक है। और मैटर क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, अभी आपको बताया गया, दो अलग से भी बताया गया है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा मास होगा। मैटर कुछ भी हो सकता है, मास कुछ भी हो सकता है, सॉलिड के भी मास हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, गैस के भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मास हम सब यूज करते हैं वो इनर्शियल मास कहलाता है ना, इनर्शियल मास, इनर्शियल मास। क्यों? क्योंकि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया था जब फोर्स बताया जा रहा था तो इस स्टेटमेंट बताया गया था, जितना ज्यादा मास होता है ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होता है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? टू रेसिस्ट, है ना, किसी भी पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का रेजिस्ट करना इनर्शिया है। वो आपको बताया गया था जब आपको इनर्शिया पढ़ाया गया था। इनर्शिया आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आपको अवेलेबल हैं फोर्थ चैप्टर में, है ना। तीसरा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is independent on shape size, ठीक है। शेप साइज पे इंडिपेंडेंट होता है। 1 kg का ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि 1 किलो का रुई इतना हो सकता है और 1 किलो का लोहा इतना छोटा सा हो सकता है। सो शेप साइज इंडिपेंडेंट होता है मास, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मास इज इंडिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट होता है। सो इट इज स्केलर, ये स्केलर है। मास डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट होता है इसलिए ये स्केलर है, ठीक है। नेक्स्ट है, मास कैन बी एडेड अल्जेब्रिक, ठीक है। अल्जेब्रिक एडिशन का फॉलो करता है, कहने का मतलब जैसे एल्जेब्रा में आप ऐड करते हैं वैसे ही ये एडिशन फॉलो करता है। 1 + 2 3 होगा, ये सबको पता है। इसी तरह मास को भी हम सब ऐड कर देंगे। 1 kg का मास को ऐड करने पर 2 kg का मास होगा, ये सिंपल सा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे कुछ मास के, और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास ऑफ ए बॉडी और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप 1 kg के ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करें वो 1 kg ही मास शो करेगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। यहां रिलेटिविटी की बात नहीं की जा रही, रिलेटिविटी बिल्कुल अलग है ना। सो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है, मास कैन बी मेजर्ड विथ द बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बीम बैलेंस की सहायता से मास को मेजर किया जाता है। मास किससे मेजर होता है? बीम बैलेंस, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मास के हैं। अब हम सब चलेंगे वेट। वेट क्या होता है? एकदम मास से थोड़ा सा अलग है। मास और वेट हम सब लगभग एक तरह यूज करते हैं, जो कि गलत है। मास और वेट एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है, पर वेट हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। वेट प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज कर जाता है और मास प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज नहीं करता है। तो अभी हम सब देखेंगे वेट। वेट क्या है? सो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी प्लैनेट अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वही वेट है, ठीक
ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे। वेट is a force by which any object can be attracted towards the center of the planet, center ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं, अर्थ के सेंस में अगर आप कह रहे हैं, और प्लैनेट भी कह सकते हैं अगर ओवरऑल बोले। सो वेट इज अ फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये किसी भी प्लैनेट के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होने वाले फोर्स के बराबर होता है। ये मास m का ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ के सेंटर या किसी भी प्लैनेट के सेंटर की ओर कैसे अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स आपको पता है सेकेंड लॉ से, F = ma। लेकिन क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सो m के बाद हम a के जगह में लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि यहां जो एक्सेलरेशन आपका हो रहा है वो g की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो a के जगह में लिखेंगे g, और ये डाउनवर्ड है, और यही फोर्स क्या है, वेट है। ठीक है, यही फोर्स क्या है, वेट है। फोर्स यहां कहा गया है, वेट इज अ फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो वेट का फॉर्मूला आपको ये मिलता है, मतलब जिस भी प्लैनेट में आपको वेट मेजर करना है वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मालूम होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट का मास मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अर्थ पर 1 kg ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा, चलिए मेजर करते हैं। सो 1 kg मास क्या हो गया, 1 kg, और g का वैल्यू अर्थ के लिए क्या होता है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो न्यूटन में आ जाएगा क्योंकि वेट एक फोर्स है, और यहाँ कैलकुलेशन भी करेंगे तब भी आपको। सो 1 kg ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगता है, 9.8 न्यूटन अर्थ के लिए, है ना। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन the surface of earth, on the surface of earth कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। मून के लिए निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। सो 1 kg ऑब्जेक्ट हमेशा 1 kg होगा, कहीं भी रखिए, और g का वैल्यू मून के लिए 1.6 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1.6 न्यूटन। सो मून में 1 kg ऑब्जेक्ट का के ऊपर कितना वेट होगा, कितना फोर्स होगा, 1.6 न्यूटन। आपका कितना वेट होगा आप उसको मेजर कर सकते हैं, आपका मास मालूम होना चाहिए। मतलब अगर आपका मास 50 kg है, आपका मास 50 kg है, तो अर्थ पर आपका वेट कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब वेट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास मालूम हो और उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम हो। ठीक है, आपके दोस्त का भी आप वेट निकाल सकते हैं। वेट और मास अलग अलग है। जो आप वजन कराते हैं वो आपका मास है, जो आप वजन कराते हैं वो आपका मास है, वो वेट नहीं है। So characteristic of weight, characteristic of weight, weight क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, weight is a vector, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। किधर होता है डायरेक्शन, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द प्लैनेट, सेंटर ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट बोले या अर्थ पर मेजर कर रहे हैं तो अर्थ बोलेंगे। ठीक है, दूसरा एसआई यूनिट, क्योंकि ये फोर्स है तो एसआई यूनिट न्यूटन होगा।
आपको बताया गया था जब किसी साइंटिस्ट का नाम यूनिट की तरह यूज हो तो पहला लेटर स्मॉल होगा, वहीं नाम सिर्फ लिख रहे हैं तो कैपिटल होगा, लेकिन नोटेशन कैपिटल एन से करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। तीसरा क्या है, वेट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज करता है। ठीक है, अर्थ के लिए अलग होगा, मून के लिए अलग होगा, मार्स के लिए अलग होगा, सभी जगह अलग अलग होगा, आपका वेट सभी जगह अलग अलग होगा। नेक्स्ट है वेट अर्थ पर भी अलग होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन अर्थ, ऑन दी अर्थ। जैसे आपको बताया गया था अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल ऑबलेट है, स्फेयर नहीं है। तो आपको ये भी बताया गया था कि ये पोलर रेडियस है और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल रेडियस। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये दोनों पोलर रेडियस है और ये इक्वेटोरियल रेडियस है, यानी इक्वेटर का रेडियस है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, क्योंकि वेट में दोनों यूज होता है। ठीक है, मास तो कांस्टेंट है, यहां रखें मास चाहे यहां रखें बात बराबर है, लेकिन यहां का जी और यहां का जी में अंतर है। यहां पर जो जी होता है वो ज्यादा होता है, यहां पर का जी कम होता है, जी यहां पर ज्यादा होता है और यहां पर जी कम होता है। क्यों? क्योंकि जी का जो फॉर्मूला होता है जी एम अर्थ के लिए रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस जहां पर ज्यादा है वहां पर जी कम होगा, यहां पर रेडियस ज्यादा है मतलब जी कम होगा, तो जी कम लिख दिया गया है। और ये रेडियस कम है, रेडियस कम है तो जी ज्यादा होगा, तो यहां पर जी ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर ज्यादा होगा। अब जहां पर जी ज्यादा होगा वहां पर वेट भी ज्यादा होगा, जहां पर जी कम होगा वहां पर वेट भी कम होगा। सो weight of an object at pole is greater than equator। मतलब इक्वेटर पर जो वेट होगा उससे ज्यादा वेट पोल पर होगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप वेट करते हैं तो यहां पर जो वेट होगा और यहां पर वेट होगा दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, यहां पर ज्यादा शो करेगा, यहां पर कम शो करेगा, क्योंकि यहां रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस कम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा है, मास तो कांस्टेंट है। ठीक है, सो वेट कहां पर हाई होगा, वेट पोल में ज्यादा होगा वेट इक्वेटर की तुलना में। ठीक है, ये पॉइंट इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर और ये पोल, यहां भी दोनों चीज सेम होगा, जो यहां लागू होगा वो यहां भी होगा और जो यहां लागू होगा वो यहां भी होगा। ठीक है, यहां भी कम होगा, यहां हाई होगा, यहां कम होगा। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द पोल ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। सो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेट। और भी पॉइंट आ सकते हैं इसमें। आपको बताया गया है कि क्योंकि जी प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज करता है, जी प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज करता है, सो वेट भी प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज करेगा, ये भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, वेट कैन बी मेजर्ड, वेट कैन बी मेजर्ड with spring balance, बीम बैलेंस या टू पेन डिवाइस से मास मेजर होता है।
लेकिन वेट एक फोर्स है, ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। स्क्रीन पर आप देखे होंगे, आपको दिखाया गया स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अब हम सब बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहां जो दिया है आपको, क्या है टॉपिक? वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून। बहुत ही इजी है इसको समझना। वेट, अर्थ और मून का रिलेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सब निकाल चुके हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मून एंड अर्थ, और अर्थ एंड मून। जैसा कि आपको पता है, वेट अर्थ के लिए जब लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ, ठीक है। मून के लिए लिखना चाहें, ये अर्थ के लिए है, ये अर्थ के लिए। मून के लिए लिखना चाहें तो आप मून के लिए क्या लिख सकते हैं? वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू, मास तो कांस्टेंट होगा, सभी जगह वही लिखेंगे उसके लिए, मास के लिए ये gm, ठीक है। GE एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और G मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस के पास का ये वैल्यू होता है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा? m GE और m GM। तो मास तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना वैल्यू है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कितना वैल्यू है? 1.6 मीटर। तो ये लगभग हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है, लगभग 6 टाइम। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स वेट ऑन मून। मतलब अर्थ पर ऑब्जेक्ट का वेट मालूम है तो मून पर निकालने के लिए क्या करना होगा? मतलब मून का मालूम है तो अर्थ के निकालने के लिए 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यही मून पर अगर निकालना है तो क्या करेंगे? वेट ऑन मून, आप क्या करना है? अर्थ का जो वेट है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। जी का जो वैल्यू है, कभी कभी आप इसको 10 भी ले सकते हैं। 10 इसलिए न्यूमेरिकल में आपको 10 लेने के लिए कहा जाए तो आप 10 ले लें, नहीं कहा जाए तो 9.8 ले सकते हैं, जैसा सुविधा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका वेट, आपका मास है 50 kg, ठीक है। सो वेट अर्थ पर कितना होगा? 50 इंटू जी का वैल्यू क्या ले सकते हैं? 9.8। चलिए कैलकुलेशन के लिए इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 500 न्यूटन, ठीक है। मून का क्या हो जाएगा? मून निकालने के लिए आपको क्या करते हैं? आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 50 आपका मास तो वही रहेगा और ये 1.6, ठीक है। ये हो जाएगा 0 और ये 80, ठीक है, 80 न्यूटन। और एक तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मून पर, है ना। ये आपको मालूम हो जाएगा 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, और ये 6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो दोनों लगभग सेम आ जाएगा। सो इस तरीके से आप वेट निकाल सकते हैं। अगर अर्थ पर आपका वेट मालूम हो तो मून पर भी निकाल सकते हैं। मतलब वेट निकालना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि मास का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। वेट और डिक्रीज करता है अगर हम अर्थ के ऊपर जाएं। एक क्वेश्चन जो पूछता है वेट पे कि सरफेस ऑफ अर्थ पर वेट कितना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो सरफेस पर बता दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है सेंटर पर कितना होगा,
अर्थ के सेंटर पर कितना होगा वेट। तो अर्थ के सेंटर पर क्योंकि जी का वैल्यू 0 होता है, सो वेट का वैल्यू क्या होगा, वेट होता है mg, सो वेट भी हो जाएगा 0। ठीक है, सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ भी बोल सकते हैं या किसी भी प्लेनेट पर सेंटर पर 0 होगा, क्योंकि सेंटर पर जी का वैल्यू उस प्लेनेट पर भी 0 होगा। तो किसी भी प्लेनेट के सेंटर पर, किसी भी प्लेनेट के सेंटर पर वेट का वैल्यू 0 होगा, जी का वैल्यू भी 0 होता है। मतलब वहां आप वेटलेस फील करेंगे। वेटलेस मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप में कोई वेट नहीं है। यहां आप खड़े हैं तो आपको फील होता है कि आप में कुछ वेट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका क्या है, यहां पर अर्थ है, तो आपको जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए एक रिएक्शन आपको अपवर्ड लगता है। एक्शन और रिएक्शन की वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन भी होगा। तो हम सब अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बदले में अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो वो जो फोर्स अर्थ लगाता है उसको हम सब वेट की तरफ फील करते हैं, और कोई भी वेट मेजरिंग डिवाइस उसी रिएक्शन को मेजर करता है। ठीक है, सो अब हम सब देखेंगे डिफरेंस के बारे में, मास एंड वेट का डिफरेंस क्या है। तो 5-6 डिफरेंस होंगे, उनको हम सब देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं मास और दूसरा तरफ लिखेंगे वेट। सबसे पहले मास को आप डिफाइन कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए, मास को आपको डिफाइन करने बोला जाए, मास इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज टोटल क्वांटिटी of matter enclosed in any object। weight क्या होता है? weight is a force, weight is a force by which any object can be attracted towards center of the planet or earth, center of the planet, और अर्थ के लिए कर रहे हैं तो अर्थ। ठीक है, दूसरा SI यूनिट kg, SI यूनिट न्यूटन। तीसरा क्वांटिटी कैसा है, ये क्वांटिटी कैसा है, मास है स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। और ये क्वांटिटी कैसा है, ये है वेक्टर, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन होता है किधर, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द प्लैनेट। 4 मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रू आउट कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। और यहां लिखेंगे मास, सॉरी ये आएगा आपका वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट। क्यों? आपको बताया गया क्योंकि वेट होता है m इंटू जी, और जी का वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज करता है, इसलिए वेट का वैल्यू भी प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज करेगा। नेक्स्ट है मास कैन बी मेजर्ड, मास कैन बी मेजर्ड with the help of beam balance। बीम बैलेंस, बीम बैलेंस का दूसरा नाम है टू पेन डिवाइस, है ना।
टू पेन डिवाइस। इसमें 2 पेन लगे हुए होते हैं और इसका क्या हो जाएगा, वेट कैन बी मेजर्ड, वेट कैन बी मेजर्ड with the help of spring balance, सो आई होप कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में और भी अच्छे वीडियो आपको अपलोड किए जाएं। Thank you so much for watching this video.